हाय वेलकम टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप जो मैं वीडियो डालूँ वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। ठीक है, आज सेकंड वीडियो है ये डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स का। वो पहला वीडियो आपको समझ में आया होगा। पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं। फिर हमने बोला था कि हम प्रॉपर्टीज पे आज हम प्रॉपर्टीज पे कंसंट्रेट करेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और पहले वीडियो में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी और उसका नाम था मेटालिक लश्यर। और उसमें आपने ये पढ़ा था कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो लश्यरस होते हैं, शाइनिंग मार्क होते हैं, शाइनिंग अपीयरेंस होते हैं, जबकि जो एस ब्लॉक के मेटल्स होते हैं वो डल होते हैं। ठीक है, आज हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की दूसरी प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज को डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम एटॉमिक साइज, उसके बाद देखते हैं आयनिक साइज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या है उसके बाद क्यों है। ठीक है, अगर हम एटॉमिक साइज की देखिए, ये 3D सीरीज है, दिस इज अवर 3D सीरीज। ठीक है, ये याद करनी है। स्कूटर, टीवी, वीसीआर, मत, फे, को, निक्कू जी। ऐसा है ना, क्या बोला? स्कूटर, टीवी, वीसीआर, पुराना हो गया वीसीआर, कोई बात नहीं। वीसीआर पुराने जमाने में जो कैसेट्स वैसेट्स लगाते थे उसको वीसीआर बोलते थे। मत, फे, को, निक्कू जी। ठीक है, आसान तरीका है। अगर आप सिंपल बोलोगे तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप आपको 3D सीरीज तो आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि 3D सीरीज में, यानी कि जब हम लेफ्ट से राइट आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज में क्या वेरिएशन आ रही है। फिर हम पढ़ेंगे क्यों वेरिएशन आ रही है। फिर जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, ये 3D सीरीज है, ये आपको दिख रहा है 4D सीरीज है और ये आपको दिख रहा है 5D सीरीज है। इनके मैंने 3 ही एलिमेंट्स लिए हैं क्योंकि ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम बात कर लेते हैं लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है। लेफ्ट साइड आ रहे तो पहले 5 में रेगुलर डिक्रीज, फिर इसी यहां से लेके नेक्स्ट 4 में कंपेरेबल, रेगुलर डिक्रीज दिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है। पहले 5 में रेगुलर डिक्रीज, ठीक है, गुड, दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट 4 में ऑलमोस्ट कंपेरेबल, ऑलमोस्ट कंपेरेबल, ठीक है। फिर आखिरी 2 में इंक्रीज, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अभी थोड़ा सा जनरली क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट जाएंगे, साइज छोटा कराएंगे, है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड हम जा रहे हैं तो पहले 5 में रेगुलर डिक्रीज, फिर जो 5वां एलिमेंट है वहां से नेक्स्ट 4 एलिमेंट गिन लो, 127, 126, 125, 125, ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। फिर आखिरी में इंक्रीज, ये कंपेरेबल है, ये ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, फिर इंक्रीज, फिर यहां पे इंक्रीज, सॉरी लास्ट में इंक्रीज, इंक्रीज। समझ में आ गया? तो पहले 4 में रेगुलर डिक्रीज, नेक्स्ट 4 में कंपेरेबल, आखिरी 2 में इंक्रीज। ठीक है, अभी डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, रेगुलर इंक्रीज। पहली ये जो ग्रुप थर्ड है, ग्रुप थर्ड है ना ये स्कैंडियम, रेगुलर इंक्रीज। और यहां पे क्या है, यहां से यहां इंक्रीज, तो देखो कंपेरेबल साइज, यहां से यहां इंक्रीज, तो उसके बाद कंपेरेबल। 4D और 5D का साइज हमेशा कंपेरेबल, जितने भी एलिमेंट्स देखोगे आप सबका कंपेरेबल है। तो इन दोनों का क्या है, कंपेरेबल। 4D और 5D का क्या, कंपेरेबल साइज, कंपेरेबल साइज। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन तो इसमें बन गए कि पहले 5 में रेगुलर डिक्रीज क्यों होता है, नेक्स्ट 4 में कंपेरेबल क्यों होता है, आखिरी 2 में इंक्रीज क्यों होता है ना। और फिर 4D और 5D का कंपेरेबल साइज क्यों होता है, या वो आपको नाम लेके पूछेगा, जिरकॉनियम एंड हैफ्नियम 4D 5D कंपेरेबल साइज है, और नियोबियम और टेंटेलम सॉरी, दोनों का तो एग्जैक्ट ही साइज है 146 146 किलोमीटर। नाउ व्हाई, क्यों? ठीक है, तो अब देखो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कंपैरिजन करते हैं। ग्रुप थर्ड है, यहाँ पे ग्रुप 7 में आते हैं मैंगनीज, फिर ग्रुप 10 में आते हैं, फिर ग्रुप 11 में आते हैं, ग्रुप 12 में आते हैं।
दिखाई दे रहा है। ग्रुप 3 में क्या होगा, स्कैंडियम होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d1 4s2, ठीक है। ग्रुप 7 में मैंगनीज होगा 25 होता है, 3d5 4s2। फिर ग्रुप 10 में निकेल होगा 28, 3d8 4s2। फिर ग्रुप 11 में कॉपर होगा 29, 3d10 4s2। और यहाँ पे क्या होगा, जिंक होगा 30, 3d10 4s2, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, हम ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब देखो 3d1 को अगर मैं बनाऊं तो डी में एक ही एन पे इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, एक। 3d5 डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5, है ना। तो देखो बेटा क्या, इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर 21 प्रोटॉन है, इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर 25 प्रोटॉन है, 25 प्रोटॉन है। तो जब हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26, ये 27, ये 28, ये 29, ये 30। लेफ्ट साइड जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। और न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, यानी कि साइज छोटा करने की कोशिश करेगा। तो पहली बात, अगर मैं बोलूं लेफ्ट टू राइट, ए पार्ट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। दूसरा, अदर हो जाओ, सिर्फ जहां पे फोकस करूंगा वहां पे वो देखेंगे, सब ध्यान से देखेंगे, जहां पे मैं बोलूंगा वहां पे देखने के लिए। 3D को देखो, सिर्फ कंसंट्रेट ऑन 3D। 3D में 8 है, 3D में 5 है, 3D में 8 है, 3D में 10 है, 3D में 10 है, यानी कि अब अगर आपको साइज देखना है तो आपको न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4s पे देखना है, ठीक है। 4s है आउटर मोस्ट, है ना बेटा, ये तो पढ़ा है हमने बचपन से कि अगर हमें साइज देखना होता है, बचपन से मतलब क्लास 11 से, तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे देखना होता है। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे देखना होता है। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये देखेगा कहाँ पे, 4s पे। यहाँ पे ये देखिएगा न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे देखेगा, 4s पे। यहाँ पे ये देखिएगा न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे देखेगा, 4s पे। अब 4s हो गया आउटर, पर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ बढ़ रहे हैं, 21, यहाँ पे 25, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ बढ़ रहे हैं, 3D में बढ़ रहे हैं, और 3D है अंदर वाला, आप समझिएगा। तो डी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं वो आउटर मोस्ट सबशेल में बढ़ते हैं, पर डी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, वो पेनल्टीमेट यानी कि अंदर वाले सबशेल में बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर अंदर वाले सबशेल में बढ़ेंगे तो क्या बढ़ाएंगे, जितने अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतना ये 4s को रिपेल कराएंगे। जितना 3D में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतना ज्यादा 4s के इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिपल्शन बढ़ेगा, और 4s के इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिपल्शन अगर बढ़ेगा तो 4s न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, तो साइज बड़ा होना चाहिए। इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। तो क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, पर साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, ठीक। शील्डिंग इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि डी में पेनल्टीमेट डी सबशेल, पेनल्टीमेट मतलब अंदर वाले डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन बढ़े। तो पहले 5 में क्या है, देखो डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, D1 से लेके D5 तक, मैग्नीज तक, अन पे इलेक्ट्रॉन कम है। तो हम क्या बोलेंगे, पहले 5 एलिमेंट्स में, फॉर द फर्स्ट 5 एलिमेंट्स, लिखना कॉपी में, फॉर द फर्स्ट 5 एलिमेंट्स, सिंस द D subshell contains lesser number of electrons, ठीक है। तो पहले 5 एलिमेंट में जो प्रोमिनेंट फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोला, पहले 5 एलिमेंट में जो प्रोमिनेंट फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज। पहले 5 एलिमेंट में जो प्रोमिनेंट फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। तो यहां से यहां तक जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट कम बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, साइज छोटा करेगा। इसीलिए आपको दिख रहा है कि पहले 5 एलिमेंट में साइज रेगुलरली छोटा है, ठीक है। आफ्टर मैग्नीज पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी भाई, जो आयरन आएगा उसमें पेयरिंग हो जाएगी। D5 के बाद D5 से देखो
न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट निकल तक कंपेरेबल है, तो हम क्या बोलेंगे साइज कंपेरेबल। इसका मतलब ये दोनों फैक्टर, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है वो साइज छोटा करने की कोशिश करेगा, शील्डिंग इफेक्ट अब ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। एग्रीड? तो दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर आर कंपेरेबल। आप क्या बोलेंगे? फ्रॉम मैग्नीज टू निकल atomic size is comparable because nuclear charge and shielding effect are comparable. आ गया? यहां तक आया? समझ में आ रहा है बच्चों? ध्यान से देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम तो जल्दी देखो। तो क्या बोला मैंने दोबारा, जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो साइज छोटा करने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ डी सेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, डी सेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा? डी सेक्शन में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो साइज बड़ा करने की कोशिश करेगा। यानी कि ये फैक्टर ये भी बढ़ रहा है, ये फैक्टर ये भी बढ़ रहा है, दोनों फैक्टर बढ़ रहे हैं, साइज को बड़ा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक आ गया? नहीं सॉरी, ये वाला फैक्टर साइज छोटा करने की कोशिश करेगा, ये वाला फैक्टर साइज बड़ा करने की कोशिश करेगा। पर हम बोलते हैं पहले 5 में क्योंकि डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है इसलिए दिस फैक्टर इज मोर प्रोमिनेंट, तो पहले 5 में शील्डिंग इफेक्ट इज मोर प्रोमिनेंट, देयरफॉर एटॉमिक साइज डिक्रीज। यहां तक आ गया? शील्डिंग इफेक्ट इज मोर प्रोमिनेंट इज फॉर एटॉमिक साइज डिक्रीज। एग्रीड? उसके बाद जैसे ही एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो जाते हैं D5 में, यहां से लेके यहां तक मैग्नीज से लेके निकल तक बोथ द फैक्टर्स इंक्रीजेस एप्रिशिएबली, मतलब कंपेरेबली, दोनों बराबर बढ़ेंगे, इसलिए एटॉमिक साइज में कोई फर्क नहीं आएगा। कॉपर और निकल, अब देखो कॉपर का साइज निकल के साइज से बड़ा, क्योंकि देखो 28 से 29 जा रहे हैं तो डी में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो कॉपर का साइज इज मोर देन निकल बिकॉज ऑफ ग्रेटर इंक्रीजिंग, ये ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एकदम से 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कॉपर एटॉमिक साइज ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ निकल, तो आप क्या बोलोगे? कॉपर का साइज निकल के साइज से बड़ा, क्योंकि जैसे हम निकल से कॉपर में आते हैं डी में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं, और दिस इज द ओनली टाइम वेयर शील्डिंग इफेक्ट इज मोर देन न्यूक्लियर चार्ज। ये अकेला ऐसा रीजन, अकेला ऐसा मतलब इंक्रीज है निकल से कॉपर तक जहां पे शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज कम बढ़ता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज सिर्फ 1 यूनिट बढ़ेगा, पर डी में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, आगे बात समझ में? यहां तक आ गया समझ में? अब जिंक और कॉपर में देखो क्या होता है, दोनों में शील्डिंग इफेक्ट इज ऑलमोस्ट सेम, 3D10 3D10, पर जिंक में क्या है? डी में 10 है और एस में 2 है। डी में कितना आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं, एस में कितना आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। इसमें भी मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज है, मैक्सिमम नेगेटिव, इसमें बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। जब किसी एलिमेंट के आउटरमोस्ट 2 सेक्शन फुल्ली फिल्ड होते हैं, क्या बोला? जब किसी एलिमेंट के आउटरमोस्ट 2 सेक्शन फुल्ली फिल्ड होते हैं तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, यानी कि मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होती है, इसलिए वो मैक्सिमम एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए 3D 4s को रिपेल करेगा, तो 4s न्यूक्लियस से और दूर हो जाएगा और साइज और बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो कॉपर का साइज निकल के साइज से क्यों बढ़ा? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा बढ़ा एज कंपेयर टू न्यूक्लियर। पर जिंक का साइज कॉपर के साइज से क्यों बढ़ा? क्योंकि जिंक में नया फैक्टर आ गया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और ये फैक्टर तभी आता है जैसे कि नोबल गैस का साइज बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वहां आउटरमोस्ट 2 सेक्शन फुल्ली फिल्ड है, उसमें ज्यादा रिपल्शन होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि 3D 4s को रिपेल करेगा, यानी कि 4s न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, इसलिए साइज बढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक समझ में आया होगा। मेरे ख्याल से 3D सीरीज का साइज आपको समझ में आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी बोलिए, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आ गया। अब आगे चले, तो एटॉमिक साइज क्लियर? चलिए बोलो। तो पहले 5 में रेगुलर डिक्रीज, नेक्स्ट 4 में कंपेरेबल, आखिरी 2 में इंक्रीज। पहले 5 में रेगुलर डिक्रीज, नेक्स्ट 4 में कंपेरेबल, आखिरी 2 में इंक्रीज। एग्जैक्टली है। अब आते हैं 3D से 4D, डाउन द रूट जाते हैं साइज बड़ा होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं, ये सबको पता है, और ऐसा हो भी रहा है, ग्रुप 3 में ऐसा हो रहा है। पर जब हम 3D से 4D गए, देखो 147 160 बड़ा, 135 146 बड़ा, पर 4D एटॉमिक रेडियन
of 4D and 5D series are comparable. 4D और 5D सीरीज का जो एटॉमिक रेडियस होता है कंपेरेबल होता है फर्स्ट एलिमेंट के बाद। देखो क्या होता है, ये 39 है, ये 40 है, ये 41 है, पर यहाँ देखना ये 57 है, उसके बाद ये 72 है और ये 73 है। ये रेगुलर है, पर यहाँ पे क्या हो गया, 14 एलिमेंट्स गायब हो गए। अगर आप हैफनियम का इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीशन करें 72, ठीक है, चलो जिरकोनियम का करते हैं। पहले जिरकोनियम का करते हैं 40, फिर हैफनियम का करते हैं 72, ठीक है। देखते हैं तो क्रिप्टन यहाँ पे आया क्रिप्टन 36, ये तो आपको आता होगा ना इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीशन लिखना, क्रिप्टन 36, ठीक है। इसके बाद आएगा क्या है 4D सीरीज और 5S। यहाँ पे क्या लिखेंगे 054, अब देखो क्या आएगा 4 है 40, 5D और 6S। अब ये कौन सा एलिमेंट है 4D का एलिमेंट है, और ये कौन सा एलिमेंट है 5D का एलिमेंट है। अब 4D और 5D के 4D जब 5D आते हैं तो 5D के इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन में 4F आता है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। अब अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन लिखोगे तो 2 लिखोगे 36 और 2 38 और 2 40, ऐसे यहाँ पे 2 लिखोगे 54 और 14 68 और 2 70 और 72, हो गया। तो जब आप 4D से 5D आते हैं तो 5D के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 4F आते हैं, और 4F आते हैं तो अपने साथ पुअर शील्डिंग इफेक्ट लाते हैं। आपको पता है शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा S का होता है, फिर P का होता है, फिर D का होता है, फिर F का होता है। F आया अपने साथ पुअर शील्डिंग इफेक्ट लाया, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट अगर आएगा तो हैफनियम के न्यूक्लियस और 6s के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इसका न्यूक्लियस 6s को अंदर खींच लेगा, और जब इसका न्यूक्लियस 6s को अंदर खींच लेगा तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा मतलब 4D के कंपेरेबल हो जाएगा। तो 5D का साइज 4D के कंपेरेबल होता है, 5D का साइज 4D के कंपेरेबल होता है, 5D का साइज 4D के कंपेरेबल होता है। ऐसा बात समझ में आता है क्या? 4D और 5D का साइज कंपेरेबल होता है क्योंकि 5D एलिमेंट से पहले के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 4F आता है, अपने साथ पुअर शील्डिंग इफेक्ट लाता है, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाता है, 5D सीरीज के साइज को छोटा कराता है, मेकिंग इट कंपेरेबल टू 4D हो जाता है। कंसेप्ट समझ में आया? आया? तो ये थी एटॉमिक साइज के बारे में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों आयनिक साइज के बारे में, ठीक है। एटॉमिक साइज कंपेयर हो गया, चलिए लेट्स मूव ऑन टू आयनिक साइज। आयनिक रेडियाई की बात कर लेते हैं। बताओ आयनिक रेडियाई, चलो जैसे हम बात करते हैं Sc2 पॉजिटिव में से बनता नहीं है ये, पर कोई बात नहीं, Ti2 पॉजिटिव, P2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, Cr2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। बोलो आयनिक रेडियाई क्या होगा? अगर आपसे जनरल पूछेंगे कि भैया बता एटॉमिक रेडियाई 3D सीरीज में क्या होता है, तो आप बोलोगे लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है, पर वो इररेगुलर डिक्रीज होता है। क्या बोला? एटॉमिक रेडियाई रेगुलर नहीं हो रहा है ना, पहले 5 में रेगुलर हो रहा है, उसके नेक्स्ट चार्ट में कंपेरेबल है, फिर आखिरी 2 में इंक्रीज है। ऐसा था या नहीं था? हाँ या ना? बोलो बच्चों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया एटॉमिक रेडियाई बता क्या होगा, बोलो 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 बोलो, तो आप बोलोगे भैया एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज तो होगा पर वो इरेगुलर डिक्रीज होगा। और डिटेल में पूछेगा तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे पहले 5 में रेगुलर डिक्रीज होगा, उसके बाद कंपेरेबल होगा, उसके बाद इंक्रीज होगा, ठीक है ना। रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात कर ले आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई आप देखना डिफरेंस देखना, डिक्रीजेस रेगुलरली on moving left to right across a transition series। कंसेप्ट ध्यान दिया? क्या बोला? एटॉमिक रेडियाई जो है इररेगुलर डिक्रीज होता है, पर आयनिक रेडियाई जो है वो रेगुलर डिक्रीज होता है।
एटॉमिक रेडियस इरेगुलर, आयनिक रेडियस रेगुलर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर क्यों क्यों? अब देखो, जब आयंस बनेगा तो ये हो जाएगा 3d1 4s0, यानी कि अब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है तो 3d पे देखना है। ठीक है, इससे पहले क्या आएगा आर्गन 18, ये न्यूक्लियस है इसका 21 है, यहाँ आएगा आर्गन 18 3d1 4s0, यहाँ पे न्यूक्लियस है 21 22 23 24 25 26 एग्जैक्ट, यहाँ पे आएगा 23, यहाँ आएगा आर्गन 18, यहाँ आएगा 3d3 4s0, यहाँ पे 25 आर्गन 18 3d5 एंड सो ऑन। अब देखो क्या हो रहा है, जब हमने आयंस बनाया तो 4s तो गायब हो गया, 4s गायब हो गया, 4s गायब हो गया, 4s0 हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब हमें न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे देखना है 3d पे देखना है। ठीक है, और उससे पहले सबके पास सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आर्गन 18 आर्गन 18 आर्गन 18, मतलब जितने भी आयंस बने जो इनर सबशेल है या इनर इलेक्ट्रॉन्स है सबके पास बराबर है ना। एटॉमिक में क्या हो रहा था कि भैया 3d में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा था, यहाँ पे भी 3d में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है पर 3d क्या हो गया, अब आउटर मोस्ट हो गया क्योंकि 4s तो गायब हो गया, 4s तो खाली हो गया ना, 0 हो गया 0 हो गया 0 हो गया। तो अब हमें न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में देखना है 3d में देखना है। समझ में आ रहा है ना। तो अब हम क्या बोलेंगे, जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है पर शील्डिंग इफेक्ट ना के बराबर बढ़ता है, नेग्लिजिबल। क्यों? क्योंकि इसी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, अंदर वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो सबका सेम है ना। तो लेफ्ट साइड जाने पे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, क्यों बढ़ेगा, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट पहला काल न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, आयनिक रेडियस की बात कर रहा हूं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। बी, बट शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट रिमेन सेम। तो क्या है, ये वाला फैक्टर हट गया, सिर्फ ये वाला फैक्टर बचा, और लेफ्ट साइड जाने तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना, तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा ना, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा ना, इसलिए एटॉमिक साइज इरेगुलर, आयनिक साइज रेगुलर। आयनिक साइज में, एटॉमिक साइज में दो चीजें देखते हैं, न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। आयनिक साइज में ओनली न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा वेरी नहीं करता। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया। तो आज हमने दूसरी बड़ी प्रॉपर्टी खत्म कर ली है बेटा, दो प्रॉपर्टीज खत्म कर ली है। वन इज द मेन इज द एटॉमिक साइज, डिटेल में पढ़ा दी, इतना डिटेल में आपको बुक में नहीं मिलेगा, देख लेना। ठीक है, दूसरा आयनिक रेडियस। ठीक है, अब सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही थी एटॉमिक रेडियस। अब इसके बाद जो प्रॉपर्टीज है वो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पे सारी प्रॉपर्टीज करेंगे। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक ट्रिक। इनकी सारी प्रॉपर्टीज का कारण क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द पेनिट्रेटिंग सबशेल। तो आप कुछ मत करो, आप नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रट डालो। पहले तो सीरीज याद करनी पड़ी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, इरिडियम, ब्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद कर डालो। वंस यू नो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एक बार आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना आ गया, आपको सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये इसका गोल्डन रूल है, समझ में आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये होप ये वीडियो समझ में आया होगा, होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मैं बोल के थक गया, सब्सक्राइब कोई कर नहीं गया, पर मैं भी अपनी कोशिशें खत्म नहीं करूँगा, बोलता रहूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं with some important more properties like electronic configuration, ionization enthalpies, electron gain enthalpies। ठीक है, अब ये दूसरा वीडियो था, पहले दो वीडियो थोड़ा स्लो हो गए, कोई बात नहीं। अगले वीडियो में हम 3-4 प्रॉपर्टीज एक साथ करेंगे, 3 प्रॉपर्टीज तो एक साथ करेंगे। ठीक है, बस 8-10 वीडियोज में यह चैप्टर खत्म करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और पूछते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।